स्वागत है लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पे। और झारखंड के शासन व्यवस्था, जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। मतलब अन्य जनजाति की पंचायत शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 जनजाति की शासन व्यवस्था हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। वो 4 जनजाति की शासन व्यवस्था इस प्रकार थे। पहला हमने पढ़ा लोहार या लोहरा जनजाति की शासन व्यवस्था, दूसरा पढ़ा भूमिज जनजाति की शासन व्यवस्था, और तीसरा पढ़ा किसान जनजाति की शासन व्यवस्था, और चौथा असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, माहली जनजाति की शासन व्यवस्था और कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। तो आज के वीडियो में 4 जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट हो रहा है वहां पर इसी से संबंधित जो है आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे आप। और आज हमने यहाँ पर नोट्स नहीं रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप खुद से नोट्स बनाएं। अगर आप खुद से नोट्स बनाइएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब मैं बोर्ड पर लिख दे रहा था तो आप चुपचाप जो है उसे उतार ले रहे थे। तो अब आपका काम बढ़ गया है, अब आप खुद से नोट्स तैयार करें। तो चलिए सौरिया पहाड़ी जनजाति। तो सौरिया पहाड़ी जनजाति के बारे में हम आपको बता दें कि जो आप मांझी परगना शासन व्यवस्था आपने पढ़ा, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में आपने पढ़ा होगा कि मांझी परगना जो संथाली जो आए वहां पर बस गए पहले, क्योंकि तो पहाड़िया थे वहां पर। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था उन्होंने लागू किया, संथालों ने लागू किया, वो किसकी शासन व्यवस्था थी? तो सौरिया पहाड़ी से उन्होंने इस शासन व्यवस्था को लिया था, जो मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया था। वहां पर आपने इस तथ्य को देखा होगा। तो आज वही सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इसकी प्रजाति क्या है। पहले मैं आपको इसका समरी बता देता हूं, और उसके बाद एक एक टॉपिक को यहाँ पर रखेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात प्रजाति की कर लेते हैं। तो प्रजाति सौरिया पहाड़ी जनजाति का जो प्रजाति है वो है प्रोटो अस्ट्रोलॉइड। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात का कि प्रोटो अस्ट्रोलॉइड जो है लगभग मतलब 90% जनजाति की प्रजाति है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ का द्रविड़ है। अगर उसके बाद इसकी भाषा की अगर बात करें तो भाषा इसकी है मालतो। मालतो जो उरांव की जो भाषा कुडुक है उससे मिलता जुलता है, मतलब उससे रिलेट करता है इसकी भाषा। किसकी भाषा? सौरिया पहाड़ी जनजाति की भाषा। अगर उसके बाद इसकी निवास स्थान की बात करें झारखंड में, तो झारखंड में मुख्य रूप से बासलोई नदी जब पढ़ा रहे थे झारखंड की नदी, तो उसमें आपने देखा होगा बासलोई नदी। तो बासलोई नदी के उत्तर दिशा में ये रहते हैं, मतलब राजमहल की पहाड़ियों पर। ऐसे आप बोल सकते हैं कि बासलोई नदी के उत्तर दिशा में राजमहल की पहाड़ियों पर ये निवास करते हैं। अगर मुख्य रूप से अगर आपसे ये पूछा जाए तो, अगर मुख्य रूप से नहीं पूछा जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनका जो है निवास स्थान संथाल परगना में है। मतलब झारखंड के संथाल परगना के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उसमें छिटपुट मात्रा में रहते हैं। कौन? सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोग। अब उसके बाद करते हैं इनके स्वशासन व्यवस्था में। चूंकि मांझी परगना शासन व्यवस्था आप पढ़ चुके हैं, तो इस शासन व्यवस्था को पढ़ना बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता था? तो ग्राम का प्रधान होता था मांझी। और वो शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था से लिया गया था? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था से लिया गया था। तो वहां पे गांव के प्रधान होता था मांझी। तो चूंकि वो शासन व्यवस्था यही से तो लिया गया था, तो इसका भी ग्राम प्रधान कौन कहलाएगा? ग्राम का प्रधान कौन कहलाएगा? ग्राम प्रधान कहलाएगा मांझी। क्लियर हो गया? अब यहाँ मांझी का दायित्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ सौरिया पहाड़ी जनजाति में कि मांझी का कार्य क्या होता था। तो मांझी का यहाँ पर कार्य होता था कि गांव के जो अंदर झगड़ा होता था, विवाद होता था, उसका सुलझाना। देखिए यहाँ मांझी का ही सब काम होता था। वहां पे तो अलग अलग पद आप देखे होंगे, इतना जितना वहां पद देखे उतना पद यहाँ पर नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ पर मांझी स्पेशली पढ़ना है कि मांझी का दायित्व क्या था।
तो मांझी का दायित्व तो यहाँ पर था कि गांव के झगड़ों को निपटारा करना, मतलब गांव के वाद विवाद जो है गांव स्तर पर ही उसको निपटारा कर देना। और उसके बाद इसका काम था धार्मिक अनुसंधान के लिए भी काम था। उसके बाद एक गांव का पुजारी भी यही था। कभी कभी किसी जनजाति की शासन व्यवस्था आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पुजारी का रोल किसी और का होता है, लेकिन सौरिया पहाड़ी जनजाति में पुजारी का काम भी जो था वो किसका था? मांझी का था। मांझी के सहयोगी थे, तो मांझी के सहयोगी में बुढ़ाइत आते थे, उसके बाद गिरी आता था, कोतवार आता था और भंडारी आता था। अभी मैं ये सारी बात को लिखूंगा और ये आपका किसका सहयोगी थे? मांझी का सहयोगी थे। उसके बाद अगर और जिम्मेदारी की बात करें, जिस प्रकार से वहां 15 से 20 गांव में नायक होता था, नायक की जिम्मेदारी होती थी क्षेत्र को देखने के लिए, तो यहाँ पर भी 15 से 20 गांव का जिम्मेदारी जो था वो नायक के ऊपर था। और इस सौरिया पहाड़ी जनजाति का पूरा क्षेत्र का निगरानी जो है वो सरदार करता था। कौन करता था? सरदार। आप याद रखेंगे। और सरदार का जिम्मेदारी ये था कि वो 70 से 80 गांव का वो प्रमुख होता था। 70 से 80 गांव का प्रमुख होता था। उसके क्षेत्र मतलब जिम्मेदारी यह था कि 70 से 80 गांव को वो निरीक्षण कर सके। और 15 से 20 गांव का किसका दायित्व था? 15 से 20 गांव का दायित्व था नायक का। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश काल में मांझी और नायक है। मांझी नायक और सरदार, ये 3 पद हैं। ब्रिटिश काल में इनको मान्यता दिया गया था। और मैं बता दूं कि उस समय इन तीनों पदों को, सौरिया पहाड़ी जनजाति, ये तीनों पद जो है सरदार है, नायके और मांझी हैं, इन तीनों को उस समय वेतन भी दिया जाता था, मासिक वेतन भी इनको दिया जाता है। लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं, आप सभी को पता है। तो सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण इनकी पंचायतें जो है वो कमजोर हो गई है, स्थिर हो गई है। तो ये रहा आज का सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था का मैं पहले समरी बता दिया। अब मैं यहाँ पर एक एक टाइटल को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोला कि प्रजाति की चर्चा करते हैं। तो इसकी प्रजाति की बात करें तो प्रजाति है क्या? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ठीक है। अब इनकी देखिए भाषा की बात करें तो भाषा तो हो गया माल्टो, जो किससे संबंधित है? उरांव जनजाति का जो भाषा कुडुक है, कुडुक। अब इस भाषा से ये भाषा संबंधित है माल्टो, ठीक है। इस प्रकार से आप रिलेट करके नोट्स को आप अच्छा ढंग से बनाइएगा। और नोट्स बनाने के बाद हमें आप नोट्स भेजिए ताकि हम करेक्शन करके बता सके कि आप कितना बेहतर नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं प्रजाति की। तो इसकी प्रजाति क्या हो गया? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। और भाषा क्या हो गया? माल्टो, जो उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है इस भाषा से ये संबंधित है, इस भाषा से मिलता जुलता है। क्लियर है। अब इनकी अगर निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान में बोला कि बासलोई नदी है झारखंड में। बासलोई नदी के उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में राजमहल की पहाड़ी पर इनका जो है निवास स्थान है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इनकी निवास स्थान की बात करें तो बासलोई नदी है और इसकी उत्तर दिशा में राजमहल की पहाड़ी पर इनका निवास स्थान है मुख्य रूप से। अगर इसका ऑप्शनल देखें तो संथाल परगना भी आप बोल सकते हैं कि संथाल परगना में इनका निवास स्थल है। क्लियर हो गया इनकी निवास स्थल के बारे में। अब ये शासन व्यवस्था जो है, इसी शासन व्यवस्था से लिया गया था, संथाल लिए थे, जिसको बोला जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो इनके शासन व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान होता था, ग्राम प्रधान जो होता था, मतलब गांव का जो मुखिया होता था, इस प्रकार से वो कहलाता था क्या? मांझी कहलाता था। तो मांझी का क्या दायित्व था? मैं सामने लिख देता हूँ। वाद विवाद, गांव का झगड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए धार्मिक अनुसंधान भी इसी के जिम्मा था, धार्मिक अनुसंधान, ठीक है। और उसके बाद एक पुजारी भी था, इसके बाद क्या था? पुजारी भी था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ग्राम प्रधान क्या कहलाता था? मांझी। और इसका काम था गांव के वाद विवाद को सुलझाना, गांव के झगड़े को सुलझाना, धार्मिक अनुसंधान करवाना। और उसके बाद गांव का ये क्या होता था? पुजारी भी होता था।
अब आइए उसके बाद, अगर मांझी की सहयोगी की बात करें कि भाई इतना बड़ा ये काम करता था तो इसका जरूर कोई सहयोगी होगा, इसका साथ देने वाला होगा। तो इसका साथ देने वाले यहाँ थे 4, तो गिरी था साथ देने वाला, भंडारी था, उसके बाद गोड़ाई था, ठीक है, और एक साथ देने वाला था इसका कोतवाल, चौथा था कोतवाल, इसका साथ देने वाला था कोतवाल। अब देखिए 4 पद यहाँ पर आ रहा है कि मांझी तो वाद विवाद मामला सुलझा दिया, गांव का झगड़ा सुलझा दिया, धार्मिक अनुसंधान करवा दिया पुजारी। तो इतना बड़ा इसका कार्य था, तो इतना बड़ा कार्य तो अकेले नहीं करता होगा, तो इसके 4 सहयोगी थे, गिरी थे, भंडारी था, घोड़ाई था और कोतवाल था, इसके 4 सहयोगी थे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर जिम्मेदारी की बात करें, इस शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था में यदि जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी देखिए किसके किसके पास थी। अगर जिम्मेदारी की बात करें तो 15 से 20 गांव की जिम्मेदारी किसके पास थी? नायक के पास। और 70 से 80 गांव की जिम्मेदारी किसके पास थी? सरदार के पास थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 15 से 20 गांव की जिम्मेदारी किसके पास थी? नायक के पास। और 70 से 80 गांव की जिम्मेदारी किसके पास थी? सरदार के पास। ये तो आपको जानना है और इसको याद करना है। तो अगर ब्रिटिश काल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे ब्रिटिश काल की बात करूं, ब्रिटिश काल में नायक और सरदार और एक वर्ड है मांझी, ये तीनों पद को जो है मान्यता प्राप्त था, मान्यता प्राप्त था। और इनको मासिक वेतन भी दिया जाता था, मासिक वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, अब सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। आपको पता है कि राज्य में सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई है, तो इनका शासन व्यवस्था जो है, स्वशासन व्यवस्था जो है वो कमजोर हो गई है। तो बस आपको याद यहाँ पे रखना है कि प्रजाति प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड और भाषा मालतो जो उरांव भाषा का उर्दू से संबंधित है। अगर इसके निवास स्थान की बात करें तो बासलोई, उत्तर और राजमहल की पहाड़ियां पर निवास स्थान है। और आप संथाल परगना का जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें छींटबुट मात्रा में ये उपलब्ध हैं। और ग्राम प्रधान की बात करें मांझी, मांझी का कार्य होता था वाद विवाद को सुलझाना, गांव के झगड़ा को, और धार्मिक अनुसंधान तथा पुजारी। इतना बड़ा काम ये अकेले नहीं करता था, तो इसके लिए सहयोगी कौन कौन थे? गिरी, भंडारी, गोड़ाई और कोतवाल। और अगर जिम्मेदारी की शासन व्यवस्था में बात करें तो 15 से 20 गांव का जिम्मेदारी नायक को मिला था और 70 से 80 गांव सरदार को मिला था। और बात करें नायक, सरदार, मांझी, तो ब्रिटिश काल में इनको मान्यता प्राप्त था और इनको मासिक वेतन भी दिया जाता था। और अब बात करें वर्तमान में, तो सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण सौरिया पहाड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो कमजोर हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। चलिए अब बात करते हैं माल पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था की। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समरी बता देता हूं कि माल पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है, किस प्रकार का शासन व्यवस्था, किस प्रकार के स्वशासन व्यवस्था उनका होता था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट जो है छूट गया था, उस पॉइंट को आप ऐड कर लेंगे कि सौरिया पहाड़ी जनजाति में जितने भी पद थे, मतलब जैसे मांझी पद था और उसका सहयोगी कौन होता था? भंडारी होता था, ठीक है, गोड़ाई होता था, उसका सहयोगी कोतवाल होता था, गिरी होता था। तो ये जो सभी पद थे, नायक, सरदार, ये जो सभी पद थे वंशागुणत थे, मतलब वंशागुणत थे। किसी प्रकार का चुनाव करके जो है उस पद का चयन नहीं किया जाता था। ये वर्ड को आप ऐड कर लेंगे वहां पे। तो चलिए अब देखते हैं माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। ये जो देखिए सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़ी देख रहे हैं ना, पहाड़ी जनजाति का ही एक शाखा है। पहाड़ी जनजाति 2 वर्गों में विभक्त हो गया है, पहला सौरिया पहाड़ी और दूसरा माल पहाड़ी। लेकिन सौरिया पहाड़ी जो है आदिम जनजाति में नहीं रखा गया है झारखंड में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है, यहाँ पर उभर कर आता है कि झारखंड में जो 9 आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति कौन? जो बहुत पुराने हैं। आदिम जनजाति कौन? जैसे असुर जनजाति बहुत पुराना है। तो इस प्रकार से 9 आदिम जनजाति में सौरिया पहाड़िया को नहीं रखा गया है, लेकिन इसको रखा गया है माल पहाड़िया को। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही निकल कर यहाँ पर आता है कि माल पहाड़िया आदिम जनजाति में सम्मिलित है। मतलब 9 आदिम जनजाति जो झारखंड में है उसमें ये सम्मिलित है, 9 के अंतर्गत आता है। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रजाति की।
तो इसकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। लेकिन अगर भाषा की बात करें तो भाषा तो यही है। भाषा जिस प्रकार से सौरिया पहाड़ी जनजाति की जो भाषा थी मालतो, तो यहाँ पर भी भाषा इसका भी मालतो है। लेकिन जैसे सौरिया पहाड़ी जो बोलते थे मालतो, उनका जो बोलने का जो स्टाइल था, बोलने का जो रहन सहन था, वो उरांव जनजाति की जो भाषा थी उससे मिलता जुलता था। लेकिन ये जो भाषा बोलते हैं, भाषा वही है मालतो, लेकिन ये जो भाषा मालतो बोलते हैं वो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? द्रविड़ परिवार से संबंधित है। अब तो ये दो बातें हो गई क्लियर कि ये तो 9 आदिम जनजाति में ये आपको शामिल है, माल पहाड़िया जनजाति, ठीक है। उसके बाद इनकी भाषा हो गई मालतो, जो किससे संबंधित है? द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। अब चलिए मैं इतना बातों को पहले यहाँ पर लिखता हूं। तो देखिए इसकी प्रजाति की बात हो गई, तो इसकी प्रजाति क्या हो गया? प्रजाति तो हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति हो गया। और इसकी अगर भाषा की बात करें तो भाषा तो हो गया क्या? भाषा हो गया मालतो, जो किससे संबंधित है? द्रविड़ जाति का जो भाषा था द्रविड़ परिवार से संबंधित था, द्रविड़ परिवार से रिलेटेड था इनकी भाषा। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इनकी निवास स्थान की। तो मैं इसकी निवास स्थान आपको क्या बताया था? तो बासलोई नदी के उत्तर दिशा में बतलाया था। बासलोई नदी के उत्तर दिशा में राजमहल की पहाड़ियां पर इनका जो है निवास स्थान है। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि बासलोई नदी के उत्तर दिशा में, बासलोई नदी के उत्तर दिशा में तो ये सौरिया पहाड़ी हो गए, और बासलोई नदी के दक्षिण दिशा में ये निवास करते हैं। तो अगर इनकी निवास की बात करें, अगर इनकी निवास की बात करें तो बासलोई नदी हो गया। उसके बाद इसकी किसकी दिशा में? दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब इनका निवास स्थान होता था। अब अगर आप छिटपुट देखें तो आप रांची भी बोल सकते हैं, धनबाद भी बोल सकते हैं, पलामू भी बोल सकते हैं, उसके बाद आप हजारीबाग भी बोल सकते हैं, हजारीबाग और हजारीबाग देखिए। और यहाँ सिंहभूम भी आता है, सिंहभूम, ठीक है। और सिंहभूम कहने का मतलब मैं 3 ठो बोल दिया, ये भी आपको याद रखना है। सिंहभूम का मतलब हमने पश्चिमी सिंहभूम भी बोल दिया और पूर्वी सिंहभूम भी बोल दिया और सरायकेला खरसावां भी हमने बोल दिया। इन बातों को भी आप समझिए। तो अगर इनकी मुख्य रूप से बात करें तो बासलोई नदी के दक्षिण दिशा में इनका निवास स्थान है। और अगर छिटपुट देखें, अगर आप छिटपुट अगर इनका देखते हैं स्थान, तो बासलोई नदी के दक्षिण दिशा में देखिए, दक्षिण दिशा में तो कौन पड़ा? दक्षिण दिशा में आपका पड़ा कौन? संथाल परगना। तो संथाल परगना में इनका जैसे मुख्य मतलब निवास स्थान है, जो आप ऐसे भी बोल सकते हैं बासलोई नदी के दक्षिण में इनका निवास स्थान हुआ। और अगर छिटपुट देखा जाए तो रांची में भी है, धनबाद में भी है, पलामू में भी है, हजारीबाग में भी है और सिंहभूम में है। तो सिंहभूम कहने का मतलब क्या हुआ? एक ग्रेटर सिंहभूम की बात मैं कर रहा हूँ। तो ग्रेटर सिंहभूम कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो पश्चिमी सिंहभूम में विभक्त हो गया था, और पूर्वी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां में हो गया था। तो इनका निवास स्थान हुआ, किनका निवास स्थान? माल पहाड़िया जनजाति की निवास स्थान। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रहा था। इनकी स्वशासन व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी अगर ग्राम प्रधान की बात करें, ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान यहाँ भी कौन होता था? मांझी होता था। यहाँ पर भी ग्राम प्रधान कौन होता था? यहाँ पर भी ग्राम प्रधान कौन होता था? मांझी होता था। और मांझी के सहयोग के लिए यहाँ पर 2 कर्मी रखे गए थे, 2 अधिकारी रखे गए थे। वो अधिकारी का नाम था दीवान और गुड़ायित। देखिए ये 2 अधिकारी जो थे इनकी सहायता करते थे, किनकी? मतलब सहयोगी होते थे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि मांझी का जो सहयोगी होता था वो कौन कौन होता था? दीवान और गुड़ायित होता था। आप ऐसे याद रखेंगे कि ग्राम प्रधान कौन होता था? मतलब ग्राम प्रधान जैसे सौरिया पहाड़ी जनजाति में ग्राम प्रधान मांझी होता था, उसी प्रकार से यहाँ माल पहाड़ी में भी ग्राम प्रधान कौन होता था? मांझी होता था। और इस मांझी का सहयोगी वहां पर 4 होते थे।
वहां पर गिरी होता था, भंडारी होता था, गोड़ाइत होता था, कोतवाल होता था। लेकिन यहाँ पर दो केवल अधिकारी इसके सहयोगी होते थे, क्योंकि यहाँ पर मांझी का वर्ग कम था। यहाँ पर मांझी का वर्ग कम था। यहाँ पर केवल गांव के वाद विवाद झगड़ा निपटारा करने के लिए इसका काम था। लेकिन एक केवल गांव में ही ये काम करता था। गांव की अगर बाहर का मामला आता था, देखिए अगर गांव के बाहर का मामला आया, गांव का बाहर या दो गांव का मामला आ गया, दो गांव का मामला आ गया, तो उसका जो है एक संगठन करता था, एक संगठन तैयार किया जाता था। वो संगठन जो है इस फैसला सुनाता था, ठीक है, संगठन फैसला सुनाता था। और उस संगठन की अगर बात करें कि उस संगठन का प्रमुख कौन होता था, तो उस संगठन का प्रमुख होता था सरदार। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गांव के बाहर के मामला जो आते थे, मतलब या दो से अधिक गांवों का जब मामला आते थे, तो उस मामला का निपटारा एक संगठन करता था। और उस संगठन का मुखिया कौन था, उस संगठन का प्रधान कौन था, सरदार था, ठीक है। अब इनकी स्वशासन की व्यवस्था की बात करें कि इनकी जो समाज था, देखिए समाज जो था, अब मैं ये दोनों टाइटल को एक में ही समझा कर रहा हूं कि सौरिया पहाड़ का भी समाज और माल पहाड़िया का भी समाज दोनों एक था। तो क्या था, पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृवंशीय था, ठीक है, पितृवंशीय था। कहने का मतलब ये हुआ कि पितृवंशीय, इनका पितृसत्तात्मक समाज था दोनों का। तो ये माल पहाड़िया में भी समझिए कि पितृसत्तात्मक समाज था, पितृवंशीय समाज था। इसका मतलब ये हुआ कि जब पिता की मृत्यु हो गई, पिता की जब मृत्यु हो गए, तो उसके संपत्ति का बंटवारा कहाँ पे किया जाएगा, इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि अगर पिता की मृत्यु हो गई तो संपत्ति का जो बंटवारा है उसके बराबर भाई में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। अगर दो भाई हैं तो दो भाई में जो है आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन कंडीशन ये भी आता था स्वशासन व्यवस्था में कि किसी का कोई पुत्र ही नहीं होता था, ठीक है। ऐसा भी केस आता था कि एक आदमी मरा और उसका कोई पुत्र ही नहीं है। तो अब उस स्थिति में जो उसका संपत्ति था, मतलब जिसका पुत्र नहीं होता था, जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, अब उसका संपत्ति क्या होता था, तो उसका संपत्ति गांव का हो जाता था, गांव का हो गया, ठीक है। मतलब उसका संपत्ति जो है वो गांव के अधीन हो जाता था और गांव के भलाई के लिए उसका संपत्ति का उपयोग किया जाता था। तो अब इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलता था, माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। और माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था कमजोर कब हो गई, अब आप भी सोच सकते हैं कि सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई, जिसके कारण माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था जो है स्थिर हो गई है, कमजोर पड़ गई है। तो आज हमने देखा अभी माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, इसमें से आपको क्या इंपोर्टेंट है एक बार फिर मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी भाषा है मालतो, जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और उसके बाद इसका ग्राम प्रधान तो मांझी है, और मांझी के यहाँ दो अधिकारी सहयोगी हैं, दीवान और गोड़ाइत। और इसकी बात कर ले निवास स्थान की, तिबासलोई नदी के दक्षिण दिशा में है, संथाल परगना में मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं, नहीं तो छुटपुट बोलना है तो रांची, धनबाद, पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इनकी स्वशासन व्यवस्था में दो से अधिक गांव का जब मामला आता था या गांव के बाहर का जब मामला आता था, तो एक संगठन जो है इसको सुलझाता था। और संगठन का प्रमुख कौन होता था, उस संगठन का प्रमुख सरदार होता था। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस माल पहाड़िया जनजाति में जितने भी पद थे, ये भी समझ लीजिए कि वंशागुणक थे, मतलब ये भी उत्तराधिकारी वाला ही सिस्टम था। इसमें भी किसी प्रकार के चुनाव प्रणाली डेवलप नहीं हुआ था, मतलब किसी पद को चुनाव द्वारा चयनित नहीं किया जा सकता था। तो अब चूंकि सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं, तो सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण इनकी जो पंचायतें हैं वो स्थिर पड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं। तो अभी हमने एक रिव्यू में देखा
कि पहाड़िया जनजाति का जो दो वर्ग है, सौरिया पहाड़ी जनजाति और माल पहाड़ी जनजाति का शासन व्यवस्था इस प्रकार से है। आप एक पॉइंट इसको और याद रख सकते हैं माल पहाड़ी जनजाति का, कि ये आदिम जनजाति में सम्मिलित है। झारखंड की जनजाति में जो 9 आदिम जनजाति है, काफी पुराने जनजाति हैं, उसमें से माल पहाड़ी जनजाति सम्मिलित है। अब देखेंगे हम लोग माहली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो माहली जनजाति की शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, मैं इसको पहले रफ करता हूं और उसके बाद बताता हूं। चलिए अब देखेंगे माहली जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, अभी हमने देखा सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था और फिर देखा माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, और अब हम लोग देखेंगे माहली जनजाति की शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले इस जनजाति की मैं थोड़ा सा समरी आपको बता दूं कि ये भाषा की जो इस जनजाति की जो भाषा होती है और जो प्रजाति होती है, इनका निवास स्थान कहाँ है, इनके स्वशासन पंचायत व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित है, पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं और उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड लिखकर मैं उसको एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि माहली जनजाति की शासन व्यवस्था जो है, माहली जनजाति का प्रजाति कौन है। तो माहली जनजाति का प्रजाति इस बार चेंज हो गया। ऐसे प्रजाति आप बताएंगे कि द्रविड़। कौन सी प्रजाति को बताएंगे आप? द्रविड़ प्रजाति को बताएंगे। कहीं कहीं कोई किताब में प्रोटोस्ट्रोलॉइड भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको कहीं पर भी पकाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किताबें भी हमको लगता है कि हिस्ट्री के मामले में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि 2-3 किताब का स्टडी आप कीजिएगा, 4 किताब देखिएगा तो कुछ ना कुछ माइनर फॉल्ट आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर प्रजाति की बात करें तो प्रजाति इसका द्रविड़ है, और इसकी भाषा की बात करें तो ये भाषा जो है 2 भाषा बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और सदानी भी बोलते हैं, हिंदी और सदानी। जैसे अब सदान का ही क्लास होने वाला है, इसके बाद जैसे ही जनजाति ये समाप्त हो जाएगा तो उसका सदान क्लास होने वाला है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 बातें निकल कर आ रही हैं कि प्रजाति इसका क्या हो गया, प्रजाति क्या हो गया, प्रजाति इसका हो गया द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति की जनजाति था। और अगर इसकी भाषा की बात करें तो भाषा ये बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे और सदानी बोलते थे, मतलब ये 2 भाषा का प्रयोग करते थे। अब इनकी निवास स्थान की बात कर लेते हैं कि झारखंड में ये मुख्य रूप से कहाँ है। तो अगर झारखंड में बात करें, अगर झारखंड में इनकी निवास स्थान की बात करें, झारखंड में अगर इनकी निवास स्थान की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा संथाल परगना। ठीक है, उसके बाद देखिए लोहरदगा, रांची, गुमला, ठीक है, हजारीबाग। अब इनका छिटपुट जो है ऐसे संथाल परगना में भी है, लोहरदगा में भी है, रांची में है और गुमला में है और हजारीबाग में है। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड यहाँ छूट रहा है धनबाद। देखिए अब अच्छा से समझ लीजिए कि इनकी प्रजाति क्या हो गया, तो द्रविड़ हो गया, और भाषा हिंदी और सदानी ये दोनों बोलते हैं। और अगर इनकी निवास स्थान की बात करें तो इनकी निवास स्थान हो गया संथाल परगना। मैं संथाल परगना के अंदर डिस्ट्रिक्ट का भी बोल दिया, लोहरदगा, रांची, गुमला, हजारीबाग, धनबाद में इनका निवास स्थान है। किसका? माहली जनजाति जो है उनकी यहाँ पर निवास स्थान झारखंड में संथाल परगना, लोहरदगा, रांची, गुमला और हजारीबाग में है। अब इनकी बात करते हैं शासन व्यवस्था की, कि इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलते थे। ठीक है, क्योंकि अब तो सरकारी पंचायत स्थापित हो गई है ना, तो अब सरकारी पंचायत स्थापित होने के बाद तो स्वशासन जो व्यवस्था था, जो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था पहले चलता था, तो अब उसमें तो बिल्कुल हस्तक्षेप हो गया है। सरकारी पंचायत स्थापित होने के बाद हस्तक्षेप हुआ है, और हस्तक्षेप अगर किसी चीज में हो जाता था, जैसे पहले यहाँ राजा रजवाड़े का राज चलता था, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि ब्रिटिश आके हस्तक्षेप कर दिया, मुगल हस्तक्षेप कर दिया, तो उनका जो शासन व्यवस्था था तो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से इनकी जनजाति के शासन व्यवस्था पहले से ऑलरेडी चल रहा था, अब इसमें सरकारी पंचायतें घुस गई।
सरकारी पंचायतें हस्तक्षेप कर दी तो इनकी शासन व्यवस्था भी इथल पुथल हो गया है, कमजोर हो गया है, स्थिर पड़ गया है। तो आइए बात कर रहे हैं अभी हम लोग महली जनजाति की शासन व्यवस्था की, कि इसकी प्रजाति द्रविड़ हुआ, भाषा हिंदी और सदानी। अब इनका झारखंड में निवास स्थान है संथाल परगना, लोहरदगा, रांची, गुमला, हजारीबाग, धनबाद। अब बात करते हैं इनकी शासन व्यवस्था। तो देखिए अन्य जातियों की तरह इनकी भी एक अपनी पंचायत होती थी, ठीक है, इनकी भी एक अपनी पंचायत होती थी, जहां पे पंचायत स्तर का मामला मतलब गांव का, देखिए इनकी भी अपनी पंचायत होती थी जिसमें गांव का मामला वाद विवाद का निपटारा यहाँ पर होता था। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पर इनका प्रधान कौन होते थे। अभी तक तो आपने याद किया कि मुंडा, मानकी, ये सब चीज को आपने जाना, माझी को जाना, लेकिन इस पंचायत के अगर प्रधान की बात करें तो इस पंचायत की प्रधान होता था परगनैत। आप याद रखेंगे कि महली जनजाति की शासन व्यवस्था में जो उनका पंचायत होता था, जो गांव के मामला को निपटारा करता था, गांव के मामला को देखता था, उनका प्रधान होता था परगनैत। लेकिन इसमें अब इस मामला को कैसे देखा जाता था, देखिए अब गांव का मामला आ गया तो ये देख लेता था, लेकिन अगर थोड़ा सा क्षेत्र को अगर बढ़ाकर देखें कि अगर क्षेत्र आगे बढ़ा और क्षेत्र आगे बढ़ा, तो अगर क्षेत्र आगे बढ़ा तो मान लीजिए कि यहाँ संथाली क्षेत्र में प्रवेश कर गए, संथाल में प्रवेश कर गए, संथाल क्षेत्र, ठीक है, तो संथाल क्षेत्र का उधर परगनैत देखता था। संथाली परगनैत जो होता था यही इनका प्रमुख हो जाता था। फिर जैसे देखिए आपका जैसे एक लिमिट है, गांव में है, अब गांव से बाहर निकल गए तो गांव के बाहर का जो मामला होता था ना, तो अगर संथाल क्षेत्र का मामला हो जाता था और इनसे रिलेटेड होता था, महली जनजाति से रिलेटेड होता था, तो वहां संथाल का जो परगनैत था वही इनका प्रमुख हो जाता था। ऐसे आपको बात को समझना है। और उसके बाद अगर ये पहुंच गया मुंडा क्षेत्र में, तो वहां पर मुंडा और मानकी ही इनका प्रमुख हो जाते थे। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मामला बढ़ा तो अगर मुंडा क्षेत्र में प्रवेश कर गए, इधर संथाल क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो परगनैत देख लिया। परगनैत किसका परगनैत? संथाली जनजाति का जो परगनैत होता था ये इनके मामला का देखता था, मतलब इनका प्रमुख ये हो जाता था। और अगर ये इधर मुंडा क्षेत्र में आ गए तो इनका प्रमुख मुंडा मानकी और परगनैत इनका ही प्रमुख हो जाते थे। इनका प्रमुख महली जनजाति का प्रमुख। और इनकी गांव की जब बात होती थी इनकी पंचायत की, तो इनकी पंचायत का जो प्रधान होता था वो परगनैत होता था। अब बात करते हैं कि महली जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, ठीक है। तो देखिए पूछा जाता है जनरली क्वेश्चन कि इनमें से महली जनजाति की उपजाति कौन है, तो इनकी 5 उपजातियां हैं। 5 उपजाति, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे किसान जाति भी 2 वर्गों में बट गया, ठीक है, असुर जनजाति भी 3 वर्गों में बट गया। उसी प्रकार से ये जाति भी 5 उपजाति में डिवाइड हो गया, जिसमें पहला क्या है देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। चलिए 5वां मैं आपको लिख देता हूं। पहला बासफोर, देखिए बासफोर महली, ठीक है, महली। उसके बाद है पातर महली, उसके बाद है सुलूखी महली, नाम ही थोड़ा है, बहुत गर्मी है थोड़ा सा। और चौथा देखिए ताती महली और उसके बाद है मुंडा महली। देखिए इसकी 5 उपजातियां हैं। कौन कौन है? पहला है बासफोर महली, दूसरा है पातर महली और तीसरा है सुलूखी महली और फिर है चौथा ताती महली और 5वां है मुंडा महली। तो इसकी 5 उपजाति के बारे में आप देख लिए, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं पेशा की, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका मुख्य रूप से पेशा क्या था। इस जनजाति की मुख्य रूप से पेशा क्या था? महली जनजाति की मुख्य रूप से पेशा क्या था? तो मुख्य रूप से इनकी पेशा था टोकरी को बनाना,
टोकरी को बनाना। जैसा भी हमने देखा लोहार जनजाति का, तो लोहे के उपकरण को बनाना इनका मुख्य पेशा था। उसके बाद हमने असुर जनजाति की मुख्य पेशा को देखा, तो वहां पर हमने देखा उनका मुख्य काम था क्या, लोहा को गलाना। किसके लिए गलाते थे, सदानी के लिए गलाते थे। अभी चल के आगे सदान हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था, टोकरी को बनाना। और एक और इस जनजाति का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस जनजाति के लोगों को यदि ब्लड को जांचा गया, मतलब कि रक्त को निरीक्षण किया गया, जब ये हॉस्पिटल आए तब इस जनजाति के लोग को जब जांचा गया तो इस जनजाति में ब्लड बी मतलब रक्त बी की अधिकता पाया गया। रक्त बी की अधिकता पाया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने कि निम्न में से किस जनजाति में रक्त बी की अधिकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महली जनजाति में रक्त बी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अब सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं, जिसके कारण महली जनजाति की जो स्वशासन व्यवस्था है वो कमजोर हो गई है। तो अभी हमने देखा महली जनजाति की शासन व्यवस्था, जिसमें से इनका मुख्य पॉइंट है प्रजाति द्रविड़ हो गया। इनकी भाषा हिंदी और सदानी थी। इनका पेशा मुख्य रूप से टोकरी बनाना था और इनमें जो है ब्लड बी मतलब रक्त बी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। अब इनकी 5 उपजातियां हैं, बासफोर महली, पातर महली और सुलुखी महली और ताती महली और मुंडा महली। और इनका ग्राम पंचायत जो होता था गांव स्तर पर होता था, उसका प्रधान जो है परगनैत होता था। और अगर बाहर क्षेत्र की बात करें तो संथाल क्षेत्र में इनका प्रमुख जो है संथाली परगनैत हो जाता था। और मुंडा क्षेत्र में प्रवेश करते थे तो इनका मुंडा और मानकी ही प्रमुख हो जाते थे। किसका, महली जनजाति का। तो ये रहा हमारा महली जनजाति की शासन व्यवस्था। और आज के क्लास में सिर्फ एक जनजाति बचा हुआ है, कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। चलिए अब देखते हैं कोल जनजाति। यहां पर लिखा हुआ, इसको यहां पर लिख देते हैं कोल जनजाति। कोल जनजाति की शासन व्यवस्था, ठीक है, पढ़ते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में स्टडी किया सौरिया पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, और फिर हमने क्या देखा, किसकी शासन व्यवस्था पढ़ा, महली जनजाति की शासन व्यवस्था। और अब हम पढ़ेंगे कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। आज का वीडियो का लास्ट टाइटल है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समरी बता दूं कि ये झारखंड में 32 जनजाति हैं, आपको पता है। और 32 जनजाति में 32वें नंबर का जनजाति है, ये आपको जानकारी लेना है। और इसे 2003 में झारखंड सरकार ने मान्यता दी थी। तो अब यहाँ से एक जीके क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा तो मेरे भी मुखार बिंदु से आप सुन लीजिए कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे। और झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। किससे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ, ठीक है। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो प्रभात कुमार। अब आइए बात करते हैं कि कोल जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है। तो मैं तो अभी बता दिया कि 32वें नंबर पर यह जनजाति है और इसे 2003 में अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में इसे शामिल किया गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रजाति की और फिर बात करते हैं इसकी भाषा की। तो इसकी प्रजाति तो है प्रोटो अस्ट्रोलॉइड है प्रजाति। और इसकी भाषा देखिए, कोई किताब में भाषा संथाली लिख दिया है, लेकिन ये भाषा इनकी अपनी होती थी, कोल जिसे कहा जाता था। और एक जो कोल भाषा था ना, वो संथाली भाषा से मिलता जुलता था, संथाली भाषा से संबंधित था। इसलिए कोई किताब में ऐसा लिखा गया है कि कोल की जो भाषा है, कोल जनजाति की भाषा है, वो आपका संथाली है। लेकिन इनकी अपनी भाषा होती थी, अपने स्टाइल से बोलते थे, जिन्हें कोल भाषा कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इन बातों को पहले लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रजाति की बात करते हैं। तो प्रजाति क्या हो गया इसका, प्रजाति हो गया प्रोटो अस्ट्रोलॉइड। प्रजाति तो क्लियर हो गया। और इसके बाद अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा होता था कोल, लेकिन एक किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था संथाली भाषा से संबंधित था, इसमें लिख दे रहा हूं, संबंधित था।
ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रजाति देख लिए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड था, और भाषा देख लिए कोल था, और उसके बाद ये कोल भाषा जो था वो संथाली भाषा से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए कोल जनजाति जो है कितने नंबर का जनजाति है, 32वां नंबर इनका है जनजाति में, मतलब सबसे अंतिम है, मैं लिख देता हूं। और इस जनजाति को कब शामिल किया गया, 2003 में शामिल किया गया था। आप ऐसे याद रखेंगे, ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से जनजाति है जिसे अनुसूचित जनजाति में स्थान मिला और कितने ईस्वी में मिला। तो कोल जनजाति को मिला 32वें नंबर में, और कितने ईस्वी को मिला, 2003 ईस्वी को मिला। अब इसकी बात करते हैं कि निवास स्थान, निवास स्थान की बात कर लेते हैं कि झारखंड में इनका निवास स्थान कहाँ है। तो दुमका में है, देवघर में है, और गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला में है। और एक उत्तरी छोटा नागपुर में भी इनका निवास स्थान है, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में भी इनका निवास स्थान है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इनकी निवास स्थान कहाँ कहाँ है, दुमका में है, देवघर में है, गिरिडीह में है, गिरिडीह जिला में है। ठीक है, मतलब दुमका जिला में है, देवघर जिला में है, गिरिडीह जिला में है, और उत्तरी छोटा नागपुर में है। तो अब बात करते हैं इनकी शासन व्यवस्था की, कि कोल जनजाति की शासन व्यवस्था किस प्रकार से होता था। तो इनकी भी अन्य जातियों की तरह अपनी पंचायत थी। ठीक है, गांव की पंचायत थी, गांव की पंचायत होती थी, जहां पे जो है मामला को देखा जाता था। मामला, वाद विवाद, झगड़ों का निपटारा जो है, झगड़ों का निपटारा इसी पंचायत में होता था। अब बात कर लेते हैं कि इस पंचायत का प्रमुख कौन होता था। तो इस पंचायत का प्रमुख होता था मांझी। आपको याद रखना है, इस पंचायत का प्रमुख कौन होता था, मांझी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, किनके जनजाति से इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है। तो इस कोल जनजाति से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि अगर रक्त की बात करें तो इस जनजाति में रक्त बी प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है। और इस जनजाति की अगर बात करें पहचान की, कि आप कैसे इस जनजाति को पहचान करेंगे कि ये जनजाति के लोग हैं। ठीक है, तो इनका रंग, ठीक है, त्वचा का रंग सांवला, इसके बाद देखिए कद छोटा, ठीक है, नाक चौड़ा, और बाल काले और घूंघ रैला। इस टाइप से आप इनको पहचान कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण इनकी जो पंचायतें हैं वो कमजोर हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। तो अब एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, ज्यादा छोटा जनजाति था। कोल जनजाति की शासन व्यवस्था, प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो गया, भाषा कोल हो गया जो संथाल भाषा से मिलता जुलता था। अब इस जनजाति को 32वां जनजाति में स्थान मिला, 2003 में मिला। इनके निवास स्थान दुमका, देवघर, गिरिडीह। और इनकी रंग की अगर बात करें, सांवला, कद छोटा, नाक चौड़ा, बाल काले घुंघरेला, और गांव का पंचायत होता था जहां मामला, वाद विवाद, झगड़ों का निपटारा होता था। अब इनकी अपराध की बात कर लेते हैं कि अगर कोई अपराध करता था, इस जनजाति में जो अपराधी होता था, जैसे यौन संबंध कर लिया, ठीक है, या किसी झगड़ा में दोषी पाया गया, तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था। लेकिन बहुत कहा सुनी के बाद अगर वो अपनी जनजाति को भोज देता था, भोज, ठीक है, अपने पूरा जनजाति को जब वो भोज देता था तब उसे गलती जो है माफ कर दिया जाता था और पुनः अपने जनजाति में शामिल कर लिया जाता था। अब एक पॉइंट और बच गया है इनका, देवता की बात कर लेते हैं। तो देवता की अगर बात करेंगे तो इनका प्रमुख देवता थे सिंह बोंगा, सिंह बोंगा। तो ये आज का क्लास का कोल जनजाति का शासन व्यवस्था, ये अंतिम जनजाति शासन व्यवस्था था। आज हमने 4 जनजाति शासन व्यवस्था देखा। पहला देखा सौर पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था, दूसरा माल पहाड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था, और फिर देखा
माली जनजाति की शासन व्यवस्था, और फिर लास्ट हमने देखा कोल जनजाति की शासन व्यवस्था। तो 4 जनजाति की शासन व्यवस्था आज हमने बोर्ड पर केवल टॉपिक का एनालिसिस किया हूं। आप इसका नोट्स बना के हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, ताकि हम देखें कि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं इस चैनल पर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, आपको लाभ हो रहा है कि नहीं। धन्यवाद।